All right, everybody. So you can see one thing that I have attached a syllabus screenshot here, and it is same for the IGCSE and O levels. आप लोग देख सकते हो O levels and IGCSE का बिल्कुल सेम सिलेबस है, और ये मैंने वहाँ साइट से ही पिन करके यहाँ पे लगा दिया है। ठीक है, मैं पहले सिलेबस को रीड करूंगा और आपको अंडरस्टैंड करवाता हूँ कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट इज यूज एंड इंटरप्रेट ग्राफ्स इन प्रैक्टिकल सिचुएशन इंक्लूडिंग ट्रैवल ग्राफ्स एंड कन्वर्जन ग्राफ। अच्छा, कन्वर्जन ग्राफ क्या है कि आपको डॉलर टू रुपीज या डॉलर टू पाउंड का एक कन्वर्जन ग्राफ दिया होगा, आपने उसमें करेंसी को चेंज करना होता है, बस सिंपल एक ही चीज़ है। ठीक है, दूसरा आपको किलोमीटर टू मीटर का भी एक ग्राफ एग्जामिनर बना के दे सकता है। आगे मैंने क्वेश्चन अटैच किए, आपको नजर आ जाएंगे बीच में। ड्रॉ ग्राफ्स फ्रॉम अ गिवन डाटा, एक गिवन डाटा के ऊपर आपने ग्राफ बनाना होगा, कैसे बनाएंगे आगे आपको क्लियर हो जाएगा। अप्लाई द आइडिया ऑफ रेट ऑफ चेंज टू सिंपल काइनेमेटिक्स इन्वॉल्विंग डिस्टेंस टाइम एंड स्पीड टाइम ग्राफ एंड एक्सेलरेशन एंड डीसेलरेशन। अब ये याद रखें, तीन चीज़ें एग्जामिनर ने इसमें स्पेसिफाई कर दी हैं। पहला है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, दूसरा है स्पीड टाइम ग्राफ, और तीसरा है एक्सेलरेशन या डीसेलरेशन। अब ये बिल्कुल 5 से 10 मिनट के अंदर सीख जाओगे तो इतना कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बिल्कुल ये फिजिक्स है, और ये फिजिक्स को मैथ्स के साथ कंफ्यूज नहीं करना है। मैथ्स के अंदर बहुत सिंपल रहता है ये। ठीक है, सब कुछ। कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड एज एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ। अब आपने ये पार्ट 4 लिखा हुआ है, कैलकुलेट डिस्टेंस ट्रेवल्ड एज एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ। तो इसका मतलब क्या है कि ये पेपर में मस्ट आने वाली चीजें हैं। ठीक है, कैसे होंगी अभी आपको थोड़ी देर में पता लग जाएगा। एंड एरियाज विल इन्वॉल्व लीनियर सेक्शंस ओनली। लीनियर सेक्शंस किसे कहते हैं, मतलब 2D शेप्स होंगे आपके पास। ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट शेप्स इसमें कौन से आते हैं, ट्राइंगल होता है, रेक्टेंगल होता है और ट्रपीजियम होता है। ये बस तीन चीज़ें ही आपको अगर आती हैं तो तीनों के एरिया के फॉर्मूले आते हैं, तो आप इजीली कर सकते हो। अच्छा, फिर तीसरा एक नोट्स में लिखा हुआ है, इट इंक्लूड्स एस्टिमेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द ग्रेडियंट ऑफ अ टेंजेंट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। कि आपने खास पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर वो आपसे कुछ एस्टिमेट पूछ सकता है, वो आपको कहेगा ड्रॉ टेंजेंट एंड एस्टिमेट द स्पीड एट पर्टिकुलर पॉइंट। तो आपको टेंजेंट लगानी आनी चाहिए। कैसे होता है ये अभी हम लोग ग्राफ ऑफ फंक्शन के अंदर भी ये सीख चुके हैं, आज हम इसमें भी सीख जाएंगे। स्टार्ट लेता हूँ, मैंने नोट्स थोड़े से पहले से प्रिपेयर किए हैं ताकि इसमें राइटिंग थोड़ी ज़्यादा थी, तो मैंने कहा टाइम थोड़ा ज़्यादा ना हो। चलें जी, फर्स्ट वन देख लें बेटा। फर्स्ट वन कहता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या चीज़ है, मैंने यहाँ पे कुछ अपने वर्ड्स में लिखा है चीज़ें ज़रा समझाने के लिए, ईजी बनाने के लिए। इट कैन बी यूज टू फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ पर्टिकुलर टाइम। कि आपको ये हेल्प करता है कि आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, या किसी भी ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है एक खास टाइम के अंदर, आपको ये बताता है। एंड कैन बी यूज टू फाइंड स्पीड यूजिंग ग्रेडियंट कॉन्सेप्ट। ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट यूज करते हुए डिस्टेंस टाइम के अंदर हम लोग जो स्टीपनेस ऑफ द लाइन है उससे अंदाज़ा लगा लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो कितना फास्ट मूव कर रहा है या कितना स्लो मूव कर रहा है। पहली बात, अगर आपके पास यही ग्राफ स्पीड टाइम बना हुआ है तो उसमें जो स्टीपनेस ऑफ द लाइन है वो शो करेगी आपकी एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन और डीसेलरेशन। अब ये क्या चीज़ है आगे जाके क्लियर हो जाएगा। मैंने एक क्वेश्चन रखा है यहाँ पे, बेसिक सा क्वेश्चन है। कहता है द डिस्टेंस टाइम ग्राफ shows class 8A journey to the zoo. They stop for a picnic on the way to the zoo. ठीक है, जू जाते वक्त उन्होंने रास्ते में एक स्टॉप लिया है। कहते हैं व्हाट टाइम डिड द बस लीव स्कूल। आपको आइडिया होना चाहिए कि आपको ग्राफ को देखना है। ग्राफ में देखें बेटा, एक्स एक्सिस पे आपको टाइम नजर आ रहा है, वाई एक्सिस पे आपको डिस्टेंस नजर आ रहा है। अब बस ने स्कूल से जब वो लीव किया है तो बस ने लीव किया है 9 पे। अब यहाँ पे AM और PM नहीं लिखा हुआ तो हम लिखेंगे 9:00 एज इट इज टाइम लिखेंगे कि स्कूल से बस निकली है 9:00 पे। एट व्हाट टाइम डिड द बस लीव द स्कूल। तो बस ने यहाँ पे लीव किया है, यहाँ से डिस्टेंस शुरू हो गया, ट्रैवलिंग शुरू हो गई। अंडरस्टूड एवरीबॉडी और नॉट। फिर वो कहते हैं एट व्हाट टाइम डिड द डिड दे स्टॉप फॉर अ पिकनिक। तो अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप इस ग्राफ को देखो तो इस ग्राफ के अंदर आपको ये पोर्शन नजर आ रहा है कि दिस इज द स्टॉप जहां पे इन्होंने पिकनिक के लिए थोड़ा सा स्टॉप लिया है। और इन्होंने क्या कितना कब स्टॉप, एट व्हाट टाइम डिड दे स्टॉप फॉर अ पिकनिक। पिकनिक के लिए किस टाइम पे रुके हैं ये लोग, दे स्टॉप एट द पिकनिक फॉर एट 10 AM। 10 मतलब 10 नहीं लिख देंगे यहाँ पे, 24 आवर फॉर्मेट जो है हमें ये क्लियर नहीं है, लेकिन डैशेस लगे हैं तो इसका मतलब है कि ये 12 आवर फॉर्मेट है। ठीक है, पार्ट सी, हाउ फॉर हैड दे ट्रेवल्ड व्हेन दे स्टॉप फॉर अ पिकनिक। कितना दूर जा चुके थे जब वो पिकनिक के लिए रुके हैं।
तो देखिए जी, ये इन्होंने ट्रैवलिंग स्टार्ट की और यहाँ पे ये लोग पिकनिक के लिए रुके हैं, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो है 50 किलोमीटर्स। सो यहाँ पे डिस्टेंस जो है बेटा वो आपके पास आ रहा है 50 किलोमीटर। रामीन समझ आ रही है बेटा? जी 50 सर। 50 किलोमीटर्स। अब ये बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चंस होते हैं मैथ्स परस्पेक्टिव से, ठीक है, ये फिजिक्स नहीं है कि आपको क्वेश्चंस पूछे इसके ऊपर, नो। ओके, हाउ लॉन्ग डिड दे स्टॉप फॉर, कितनी देर के लिए ये लोग रुके हैं, इनका स्टॉप कितनी देर का है, देखिए जी यहाँ पे इनका स्टॉप कितनी देर का है, 30 मिनट्स। हाउ लॉन्ग लिखा है तो आपने लिखना है पार्ट सी का, पार्ट डी का आंसर है 30 मिनट्स। दे स्टॉप्ड फॉर 30 मिनट्स। ओके, पार्ट ई देखें क्या कहता है। वट टाइम डिड दे अराइव एट द जू। अब जू किधर है, ये आपका जू है बेटा, ये जू आपका जो फाइनल लाइन है, ये जू है, ये यहाँ पे जू है, ऑटोमेटिकली यहाँ पे लिख देता हूँ ये जू है। तो यहाँ पे टाइम आपके पास आ रहा है 11:30, तो दे रीच जू एट 11:30। हाउ फार इज़ द जू फ्रॉम द स्कूल, स्कूल से जू कितना दूर है, तो बेटा जू की जो डिस्टेंस है वो है 90 माइल्स, ठीक है, वो है 90 माइल्स, और यहाँ पे है 0 माइल्स, तो 90 माइल्स इज द आंसर। अच्छा, ये क्वेश्चन में जो पार्ट सी में मैंने 50 किलोमीटर लिखा है, ये 50 माइल्स होगा, तो ये आ गया बेटा 90 माइल्स। रिपीट करता हूँ स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया, ज़रा गौर करें बेटा। एट वट टाइम डिड द बस लीव स्कूल, यहाँ पे बस ने लीव किया है स्कूल को, तो 9 AM इज द आंसर। At what time did they stop for a picnic? See, it is the line is going steeper. Okay, here it stopped. Distance is not changing. See that line is straight. Distance is not changing. Only time is changing. It means that ये rest position है. Rest position का मतलब है कि यहाँ पे इन्होंने पिकनिक के लिए 30 मिनट्स जो हैं वो इन्होंने यहाँ पे वेट किया है, और 30 मिनट्स के बाद ये इन्होंने दोबारा ट्रैवलिंग स्टार्ट की है और ये यहाँ पे जू पे पहुंचे हैं वापस, ठीक है। तो एट व्हाट टाइम डिड दे स्टॉप फॉर द पिकनिक, तो ये रुके कितनी, कब रुके हैं, 10। हाउ फार दे हैड ट्रेवल्ड व्हेन दे स्टॉप फॉर पिकनिक, कितना दूर पहुंच चुके थे, 50 माइल्स पे पहुंच चुके हैं। हाउ लॉन्ग डिड दे स्टॉप फॉर, इन्होंने कितनी देर का स्टॉप लगाया है, ये इन्होंने इतनी देर का लगाया है, ये यहाँ से पता चलेगा 10 to 10:30, 30 मिनट्स का स्टॉप है। वट टाइम डिड दे अराइव एट द जू, जू में किस टाइम पहुंचे हैं, जू में पहुंचे हैं बेटा 11:30 पे पहुंचे हैं। हाउ फार इज द जू फ्रॉम द स्कूल, ये स्कूल है बेटा और ये जू है आपका, क्योंकि ये जू यहाँ पे आप पहुंच चुके हैं, तो यहाँ पे 90 माइल्स है, तो यहाँ पे 0 माइल्स है, तो मतलब 90 माइल्स का डिस्टेंस जो है वो जू का और स्कूल का है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं छोटी सी करेक्शन कर देता हूँ, मैंने यहाँ पे गलती से 50 किलोमीटर लिख दिया था, ये माइल्स है। डन, आई होप सबको समझ आया बेटा। चलें, दैट्स गुड, थैंक यू, आगे चलते हैं। एक और क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 देखें जरा प्लीज। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। Emma traveled to her grandmother's house and back. The distance time graph shows information about her journey. Look at the distance time graph first. Distance time, it is in miles, ये distance है, और ये आपका 7 AM to 12 noon जो ये टाइम है, मतलब सुबह 7 बजे के करीब करीब ये घर से निकली है और 12 बजे के करीब करीब ये घर में वापस आ गई, ठीक है। लेट्स सी कि यहाँ पे टाइम किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा क्वेश्चन में, लेट्स सी। लेकिन यहाँ पे एक आइडिया डेवलप कर लें कि शी लेफ्ट होम नॉट 7, उसने 7:30 है यहाँ पे, उसने 7:30 शी लेफ्ट होम, दिस एरिया इज 7:30 AM, हाफ है, तो 7:30 AM। ओके, व्हाट टाइम डिड एमा बिगन हर जर्नी, सो इट्स 7:30 AM, तो हमने स्ट्रेट अवे आंसर निकाल लिया है 7:30 AM। AM स्टैंड्स फॉर एंटी मेरिडियन, बेटा मैंने ये ग्रुप में उस दिन भेजा भी था। हाउ फॉर वॉज एमा फ्रॉम होम एट 8 AM, ठीक है, 8 AM वो घर से कितना दूर चली गई थी, तो 8 AM पे देखें बेटा, 8 AM यहाँ पर है, 8 AM यहाँ पर है, मैं डॉटेड लाइन लगा के आपको समझाता हूँ थोड़ा सा यहाँ पे। तो यहाँ पे ग्रीन लाइन ले लेंगे, 8 AM ये यहाँ पर है, तो ये इस लाइन के साथ मैंने टच किया, ये हो गया बेटा 20। इसका मतलब है शी वॉज 20 माइल्स अवे एट 8 AM, ठीक है। हाउ फॉर वॉज एमा, हाउ फॉर वॉज एमा फ्रॉम होम एट 8 AM, घर से देखना है, ठीक है, वो ग्रैंड मदर हाउस की बात नहीं हो रही, अपने घर से देखना है, ये ना हो कि ऊपर वाला डिस्टेंस ले लो, तो नीचे वाला डिस्टेंस लेना था। तो यहाँ पे आ गया बेटा 20 माइल्स अपने घर से। हाउ लॉन्ग डिड एमा स्टे एट हर ग्रैंड मदर हाउस, हॉरिजॉन्टल लाइन इज द स्टे, ये इतनी देर वो अपनी ग्रैंड मदर के हाउस में रुकी हैं। सो असफहान बेटा यहाँ पे ज़रूर देखिएगा कि शी रीच्ड हेयर, एग्री, कि वो यहाँ पे, असफहान बेटा आवाज़ आ रही है मेरी कि नहीं आपको? जी सर आ रही। बेटा वो देखो यहाँ पे वो अपनी ग्रैंड मदर के हाउस पहुंची है और यहाँ पे उसने लीव कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा कितना टाइम है, 8:30 से 10 तक,
तो 8:30 से 10 तक होता है बेटा 1 आवर 30 मिनट्स। तो उसने कहा है हाउ लॉन्ग, तो 1 आवर 30 मिनट्स हम लिख सकते हैं 1 आवर, 1 आवर, 1 आवर 30 मिनट्स शी स्टेड एट हर ग्रैंड मदर हाउस। उसने 1 आवर और 30 मिनट जो हैं वो अपनी ग्रैंड मदर के घर में गुजारे हैं। वट टाइम डिड एमा लीव हर ग्रैंड मदर हाउस, और ग्रैंड मदर के हाउस को किस टाइम उसने लीव किया। तो उसने यहाँ पे ग्रैंड मदर के हाउस को लीव किया है और उसने ट्रैवलिंग अपनी स्टार्ट कर दी, तो 10 AM। वट टाइम, तो उन्होंने टाइम मांगा है तो एग्जैक्ट टाइम देना होगा, तो हम लिखेंगे 10 AM इज द आंसर। हाउ फार वॉज एमा फ्रॉम होम एट 11:45। ठीक है, हाउ फार वॉज एमा फ्रॉम होम एट 11:45, 11:45 पे एमा कहाँ पर है और उसका घर किधर है, तो कितना दूर है। तो 11:45 पे देख लें जी, तो 11:45 ये आपका 11:30 है, दिस इज 11:30, तो 11:45 इसके बाद आएगा। तो ये डॉट्स लगा देते हैं, ये है। तो यहाँ पे ये वैल्यू आपके पास कुछ यहाँ पे आ रही है। अंडरस्टूड रामीन। जी सर। तो बेटा यहाँ पे 11:45 जो है वो यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे आती है बेटा 5 और 10 के दरमियान पे होगा बेटा 7.5। एग्री। तो एट 11:45 शी इज 7.5 माइल्स अवे फ्रॉम होम। हाउ फार डिड एमा ट्रेवल इन टोटल, एमा ने कितना टोटल ट्रैवल किया है, अब बताइएगा जी। हाउ फार डिड एमा ट्रैवल इन टोटल, टोटल कितना ट्रैवल किया है एमा ने, देख के बता दें बेटा। वेरी गुड, 40 माइल्स यहाँ पे लिखा हुआ है। गुड जॉब। चलें आगे चलते हैं जी। एक मिनट मुझे लाइट सेट करने दे जरा। ओके, नेक्स्ट इज वी हैव स्पीड टाइम ग्राफ। अब स्पीड टाइम ग्राफ के लिए भी मैंने यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, और सेंटेंसेस लिखने का मकसद ही सिर्फ और सिर्फ ये था कि आप लोगों को ये आइडिया डेवलप करे। एक बच्चा जरा ये रीड करे, जरा मैं लाइट ठीक करता हूँ। रीड करें बच्चा। Speed time graph visually represents an object motion plotting speed or velocity on the vertical axis against time on the horizontal axis, with the gradient representing acceleration and the area under the curve representing distance traveled. अब कर्व के अंदर का जो एरिया है इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द कैमरे सिलेबस, कैमरे सिलेबस का नहीं है, क्योंकि उन्होंने वहाँ पे लिखा हुआ था इट इन्वॉल्व्स ओनली लीनियर। लीनियर तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, एरिया ऑफ अ ट्रेपीजियम और एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है दैट विल काउंट अलॉट। ठीक है, फिर वो कहता है मैंने 3 ग्राफ्स आपके सामने बनाए हैं। पहला ग्राफ आपके सामने बनाया है, उन्होंने यहाँ पे क्या किया है कि स्पीड वर्टिकल एक्सिस पे है, टाइम हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे है। अगर लाइन ऐसी जा रही है तो इट्स एक्सेलरेशन, इसको एक्सेलरेशन बोलते हैं, इंक्रीजिंग स्पीड। ठीक है, अगर लाइन आपकी बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है तो इसका मतलब है कांस्टेंट स्पीड के ऊपर जा रहे हैं आप लोग, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। अब यहाँ पर है आपकी डीसेलरेशन और रिड्यूसिंग और नेगेटिव एक्सेलरेशन भी बोलते हैं इसको। ये 3 वर्ड्स जो हैं इसके लिए इस्तेमाल होते हैं जहाँ पे आप ब्रेक अप्लाई करते हो किसी भी जगह के ऊपर। इस कॉन्सेप्ट के अंदर सबसे पहले आपको एरिया अंडर द ग्राफ इज रिप्रेजेंटेड बाय डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड एरिया ऑफ द ट्राइंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। ये 3 फार्मूले इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपको ये तीनों फार्मूले नहीं आते तो खैर नहीं है, इन फार्मूलों को याद करें, ये बहुत बेसिक हैं और इनके फार्मूले जो हैं पेपर के अंदर अवेलेबल नहीं होते। सिर्फ एरिया ऑफ ट्राइंगल अवेलेबल होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल और ट्रेपीजियम अवेलेबल नहीं होता, आपको आइडिया होना चाहिए। प्रोसीडिंग, क्वेश्चन एक पोस्ट किया है, क्वेश्चन के जरिए ही समझाता हूँ, थोड़ा सा जरा गौर करें प्लीज। कहते हैं द डायग्राम शोज द स्पीड टाइम ऑफ अ सैम्स जर्नी फ्रॉम होम टू वर्क। अब लेट्स सपोज आई एम सैम, मैं यहाँ से अपने घर से जा रहा हूँ वर्क पे। अब इतनी देर मैंने यहाँ पे, ये मेरा हो गया कांस्टेंट स्पीड का, और फिर मेरा ये हो गया जी वापसी का ट्रैवल, या मैंने ब्रेक अप्लाई किया। ठीक है, अब नाउ दिस इज स्पीड टाइम ग्राफ। अब यहाँ पे देखें ज़रा, मैं यहाँ पे मैंने गाड़ी को स्टार्ट किया और मैं यहाँ पे ले गया, और फिर मैंने 20 मीटर पर सेकंड के हिसाब से मैंने कांस्टेंट ट्रैवल किया, और फिर मैंने ब्रेक अप्लाई किया और तब मैं पहुंचा फ्रॉम होम टू वर्क, अपने घर से वर्क के लिए। तो यहाँ पे मेरा होम जो है बेटा वो यहाँ पर है और वर्क जो है वो मेरा यहाँ पर है। अंडरस्टूड और नॉट। यहाँ पे एक चीज़ अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गया। दूसरा ग्राफ को देखते हुए एक आइडिया मुझे डेवलप हुआ अयान, कि यहाँ पे बेटा 0 है लेकिन ये सेकंड्स लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि 0 to 600 सेकंड्स जो हैं, मुझे पता है कि
1 मिनट के अंदर 60 सेकंड्स होते हैं। इसका मतलब है कि मेरा जो ट्रैवल है अपने घर से ऑफिस तक वो सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट्स का है। अंडरस्टूड और नॉट तैमूर? डू यू हैव एनी क्वेश्चन? नो सर, सॉरी माइकल। कोई बात नहीं। ओके, एग्जामिनर कहता है कैलकुलेट एक्सेलरेशन इन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। याद रखो डिस्टेंस टाइम में स्टीपनेस ऑफ द लाइन इट शोज स्पीड, स्पीड टाइम में द स्टीपनेस और द फॉल ऑफ द लाइन इट शोज एक्सेलरेशन। ये याद रखें। तो एग्जामिनर कहता है कैलकुलेट द एक्सेलरेशन इन मीटर पर सेकंड स्क्वायर्स फॉर द फर्स्ट 2 minutes of the SAM journey। तो 2 minutes में बेटा we have 120 seconds, so this is 120 seconds। ये 120 seconds हो गया आपके पास, और ये बन गया बेटा मेरा ये ट्रायंगल। और ये जो रेड लाइन होगी खुशी, ये है बेटा हमारी एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन आपकी इंक्रीज हो रही है, इसका साइन पॉजिटिव में ही रहेगा। राइज डिवाइडेड बाय रन देखना है, एंड दैट इज व्हाट द टोटल सिनेरियो इज। तो एक्सेलरेशन इट इज इक्वल्स टू राइज डिवाइडेड बाय रन। ठीक है, राइज आपके पास है बेटा 20 मीटर्स का, और आपके पास रन जो है बेटा वो है 120 सेकेंड्स का। सो 20 डिवाइडेड बाय 120 कितना आएगा? 0 0 अगर मैं किल करें तो ये आएगा 2/12। तो ये आ जाएगा बेटा 1/6। क्योंकि नॉन कैलकुलेटर क्वेश्चन है तो मैं 1/6 लिख के छोड़ दूंगा, क्योंकि इसको 1/6 को डेसिमल में चेंज करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। डोंट नीड टू चेंज। अंडरस्टूड? 1/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द फाइनल आंसर। अंडरस्टूड एवरीबॉडी और नॉट? सर मार्क्स तो नहीं कटेंगे ना इस तरीके में? नहीं नहीं, कोई कोई मार्क्स नहीं कटते बेटा। सर नॉन किसी भी क्वेश्चन में? किसी भी क्वेश्चन में मार्क्स नहीं कटते, ठीक है। ठीक सर। नॉन कैलकुलेटर है ना, नॉन कैलकुलेटर है तो नॉन कैलकुलेटर के अंदर आप इस तरीके से दे सकते हैं। और मैंने जो डॉक्यूमेंट शेयर करता हूँ उसमें मैंने लिखा हुआ है कि एग्जामिनर बड़ा क्लियर बोलता है कि अगर एक बच्चे ने एक आंसर जो है, लेट सपोज एक आंसर है 0.0001, एक बच्चे ने 0.0001 लिखा है, और एक बच्चे ने लिखा है 1/1000, और दूसरे बच्चे ने लिखा है 1 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ तीनों सेम चीज़ें हैं। एग्जामिनर कहता है कि अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं है कि आंसर कैसे देना है, बच्चे ने कैसे भी दिया हो, फुल मार्क्स दे दो। ओके, कैलकुलेट सैम्स एवरेज स्पीड इन मीटर पर सेकेंड फॉर द होल जर्नी। तो बेटा एवरेज स्पीड के लिए मुझे हमें फिजिक्स में और मैथ्स के अंदर सिर्फ यही फॉर्मूला काम करता है, बस बाकी हमें फिजिक्स की कोई ज़रूरत नहीं है इसमें। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम, ये हमारे पास होता है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम। अब मुझे होल जर्नी के लिए चाहिए, तो मुझे चाहिए टोटल डिस्टेंस। अब टोटल डिस्टेंस इस ग्राफ के अंदर छुपा हुआ है, और वो है एरिया अंडर द ग्राफ। तो टोटल डिस्टेंस इज, तो एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर द ग्राफ। असफहान बेटा ये ऊपर ये एक शेप बनी हुई है आपके सामने, नजर आ रही है बेटा आपको ये शेप? जी सर। असफहान मैथ्स में इस शेप को बेटा ट्रपीजियम बोलते हैं। एग्री? यस सर। अगर बेटा यहां से यहां तक देखो तो यहां पे 600 लिखा है बेटा। असफहान यहाँ पे 120 है, यहाँ पे 480 है, तो 480 में से 120 निकालें तो ये आ जाएगा कि नहीं बेटा? यस सर। तो 480 में से बेटा 120 निकालता हूँ तो 360 आता है, तो मैंने ऊपर लिख दिया 360। ठीक है बेटा। अब बेटा बेटा यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये होगा हाइट इसका। अब हाइट कितना है बेटा तैमूर? ये हाइट है ना बेटा, हाइट ऑफ द ट्रेपीजियम है ना, 20 इज हाइट, तो हम यहाँ पे 20 लिख देंगे। अग्री? अग्री? तो जी ट्रेपीजियम का सर। फॉर्मूला जो है, ट्रेपीजियम का फॉर्मूला जो है वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1/2 इंटू ब्रैकेट L1 प्लस L2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स टाइम्स हाइट। तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय L1 प्लस L2, तो बेटा 360 प्लस 600 मल्टीप्लाई बाय हाइट इज 20। तो बिफोर मल्टीप्लाइंग तो 2 को मैं काट देता हूँ बेटा 20 के साथ, तो ये 10 आ जाएगा। तो A इज इक्वल टू 360 प्लस 600 इज 960। 960 इंटू 10 इज असफहान 9600। एग्री और नॉट? यस सर। तो बेटा डिस्टेंस जो है वो आपके पास आ गया 9600 मीटर्स, क्योंकि मीटर्स में था क्वेश्चन। और टाइम है आपके पास 600 सेकेंड्स, तो मैं 600 पे इसको डिवाइड कर देता हूँ। एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? And Ramin, if the question asked in the paper, it's, let's suppose it's saying that kilometer per hour, agree? जी So सर। then you will change the meters into kilometers, और minutes को seconds को आपने hours में convert कर देना होगा, ठीक है। जी सर। यहाँ पे उन्होंने मीटर पर सेकंड की मांगी है, तो इतना कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं। पेपर 1 है तो याद रखें आराम से 2 जीरोस को पहले काट लें,
तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 96 डिवाइडेड बाई 6। अब 96 डिवाइडेड बाई 6 जो है ये टेबल 2 में कटिंग होता है, तो 96 को 2 में भी काट सकते हैं और टेबल 6 में भी कटते हैं, दोनों आपकी मर्जी, आप किसी में भी काटो। मैं टेबल 2 इसलिए रिकमेंड करता हूँ क्योंकि टेबल 2 जो है ना वो तकरीबन सब बच्चों को जो है बहुत ईजीली आ जाता है, और किसी भी शेप किसी भी नंबर को हाफ करना इस ईजी होता है आपके लिए। 96 का हाफ बनता है बेटा 48, और 6 का हाफ बनता है बेटा 3। अब 48 इज द मेंबर ऑफ टेबल 3 बिकॉज 4 + 8 इज 12। नंबर्स फैमिली में पढ़ाया था, किसी भी नंबर को देखने के लिए कि किस टेबल में आता है उसके हैक्स हैं। इवन नंबर का हैक होता है कि लास्ट डिजिट 2, 2, 4, 6, 8 या 0 पे एंड करे। टेबल 3 का हैक होता है कि अगर आप उन नंबर्स को ऐड करो, वो मल्टीपल ऑफ 3 आ रहा है तो वो टेबल 3 में आता है डेफिनेटली। और टेबल 5 का हैक होता है कि इफ अ नंबर इज एंडिंग विद 0 और 5 तो दैट नंबर कम्स इन टेबल 5। So 48 divided by 3 is 16. तो 16 मीटर पर सेकेंड इज द फाइनल आंसर। आई होप सबको क्लियर हुआ। जी यमुना, अली, आलीन, क्लियर है बेटा? Yes. सर वाई वी डिडंट टुक एरिया अंडर द ग्राफ? बेटा एरिया अंडर द ग्राफ ही तो मैंने लिया है ना हसन। बेटा माइक ऑन करो बेटा हसन, ये एरिया अंडर द ग्राफ ही तो मैंने लिया है, वो मैंने समझाने के लिए ट्रेपीजियम जरा आउट कर दिया। हसन, चलें जी आगे चलते हैं। अब देखिए जी ये एक क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन भी आपको पेपर में मिल सकता है। द स्पीड टाइम ग्राफ शोज द फर्स्ट 10 सेकंड्स ऑफ द जर्नी ऑफ द कार। तो अब यहाँ पे जाहिर सी बात है असफहान, यहाँ से मैंने गाड़ी को मतलब फॉर एग्जांपल पाउंड दिया है और अभी गाड़ी की जो स्पीड है ना वो इंक्रीज कर रही है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन इंक्रीज कर रही है। एग्री और नॉट? Yes, sir. अब यहाँ पे वो कहता है बाय ड्राइंग टेंजेंट एस्टिमेट द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व एट टी इज इक्वल टू 2। असफहान टी नीचे है ना एक्स एक्सिस पे। Yes, sir. अब t इज इक्वल टू 2 बेटा, पहले आपने t इज इक्वल टू 2, ये है 2 आपके सामने, तो ये 2 आपने कर्व के ऊपर मार्क करना है। मार्क कर दिया। अब Yes, आप sir. इस कर्व के ऊपर मार्क किया तो आप इसको यहाँ पे खैर सर्कल में बंद कर लो ताकि तुम्हें भूले नहीं। अंडरस्टूड? अब यहाँ पे आपने लगाना है एक टैंजेंट, और टैंजेंट लगाने के लिए आपने रूलर रखना होता है। तो मैं रूलर रखा है मैंने, मुझे ख्याल से आपको नजर नहीं आ रहा तो मैं मिरर करता हूँ एंटायर स्क्रीन। रूलर देख लें बेटा, मैंने यहाँ पे एक टैंजेंट लगानी है, और मैंने टैंजेंट इस रेड डॉट को टच करना है खाली, क्योंकि एस्टिमेट है ये, एंड एस्टिमेट इज क्लोजर टू द रियलिटी। बाद बच्चे पूछते हैं सर टैंजेंट कितनी लगाएं, इतनी लगाएं, इतनी लगाएं, इतनी, बेटा पूरे ग्रिड पे लगानी होती है। शुरू से लेके आखिर तक टैंजेंट लगा लो, इतनी टैंजेंट लगाओ, क्योंकि जब क्वेश्चन ही टैंजेंट का है तो आपने टैंजेंट पूरी लगानी है ताकि वो क्लियर हो जाए। मैं तो ये लगा के और फिर मैं तो यहाँ पे पेपर में एग्जामिनर को भी लिख के दूंगा कि ये मैं लिख दूंगा कि टैंजेंट एट 2, टैंजेंट एट टी इक्वल्स टू, ताकि अगर फॉर एग्जांपल किसी भी तरीके से अगर लेट सपोज पेपर में मैंने लाइन थोड़ी लाइट लगाई है, पेपर स्कैन होके जाते हैं, मतलब आप पेपर अटेम्प्ट करते हो ना, तो पेपर पहले यहीं पे सेंटर्स में स्कैन होते हैं, उनकी हार्ड कॉपीज पाकिस्तान में ही रह जाती हैं, और आपके जो सॉफ्ट कॉपीज होती हैं पेपर की वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। एग्जामिनर्स उनको चेक करके आपके पेपर्स को रखते हैं। कैम्ब्रिज 5 साल तक आपकी स्क्रिप्ट्स जो है वो अपने सेंटर्स में ही रखता है, ताकि अगर इन केस इन फ्यूचर कोई बच्चा भी रीचेक डिमांड करे तो उसके लिए उसकी स्क्रिप्ट निकाली जा सके। ठीक है, ओके। ये बन गया बेटा आपका टैंजेंट। अब टैंजेंट के ऊपर ग्रेडियंट फाइंड करने के दो तरीके हैं, या तो आप अपनी मर्जी के दो कोऑर्डिनेट्स ले लो और y2 - y1 डिवाइड बाय x2 - x1 का फॉर्मूला लगा लो, और या तो आप कोई मर्जी का ट्राइंगल निकाल कर और आप उसका राइज डिवाइड बाय रन काउंट कर लो। आपकी चॉइस है कि आप इसको कैसे करते हो। मैं गौर करता हूं कि लेट सपोज अगर मैं इसको किसी भी एक स्पेसिफिक टास्क से करूं, और अगर मैं दो कोऑर्डिनेट्स ले लूं, और कोऑर्डिनेट्स में थोड़े से टेढ़े पेढ़े उठा लूंगा ताकि थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाए। ठीक है, तो लेट सपोज अगर मैं यहाँ पे दो कोऑर्डिनेट उठाता हूँ, और मैं यहाँ पे कोई भी दो कोऑर्डिनेट उठाता हूँ, तो मैंने यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट मैंने ये उठा लिया है इस लाइन के ऊपर, और एक कोऑर्डिनेट मैंने यही उठा लिया जो ऑलरेडी लगा हुआ है। ये जो कोऑर्डिनेट मैंने उठाया है बेटा, इस पे यहाँ पे कोऑर्डिनेट है x है बेटा 5 और y है बेटा 4। ठीक है स्वान, और बेटा यहाँ पे ये जो रेड डॉट लगा है यहाँ पे x2 है, लेकिन क्योंकि ये वाला वैल्यू कुछ यहाँ पे जा रहा है तो मैं यहाँ पे देखने के लिए यहाँ पे 3 होगा, तो ये 2.2 है, तो ये 2.2 से थोड़ा सा ऊपर है तो मैं 2.3 लेता हूँ। ठीक है स्वान, जी सर। बेटा यहाँ पे इनको नाम दे दें x1 y1, तो ये हो गया बेटा आपका x2 y2। अब एग्जामिनर आपको कह रहा है
by drawing tangent estimate is always closer to the reality. Sir, can you show the rise and run method on these kind of graph, because sometimes they ask to show your working on the graph. हाँ बिल्कुल, मैं क्यों नहीं शो कर सकता। वैसे बाय द वे ये जो काम मैंने किया है ना, ये वर्किंग ऑन द ग्राफ ही है, ठीक है, वर्किंग ऑन द ग्राफ ही है। मैं अभी आपको वो भी शो करता हूँ, ठीक है। अब देखें जी, फॉर्मूला कहता है y इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। अब मेरा बेटा एक चीज़ अंडरस्टैंड करें, स्टूडेंट्स को ये हमेशा टीचर्स रट्टा करा देते हैं कि बच्चा हमेशा ग्रेडियंट का फॉर्मूला लगाओ। ये जो फॉर्मूला मैंने लगाया है ना, इट इज़ नॉट एस्टिमेशन, दिस इज कैलकुलेशन। ये आप एग्जैक्ट कैलकुलेट कर रहे हो। और वो जो ट्राइंगल टेक्निक है ना, वो एस्टिमेट देती है आपको, एस्टिमेट इज क्लोजर टू द रियलिटी। और ऐसे क्वेश्चंस के लिए मार्किंग स्कीम में रेंज होता है। तो हम यहाँ पे पॉइंट्स को पुट करते हैं। आसमान माइनस फॉर्मूले में होता है तो माइनस पहले ही लगा लेते हैं। तो y2 की वैल्यू 4 है बेटा, और y1 की वैल्यू है 2.3, x2 की वैल्यू 5 है, और x1 की वैल्यू 2 है। तो 4 में से बेटा 2.3 को हम जब माइनस करते हैं तो हमारे पास आता है 1.7, और 5 में से 2 जब निकालते हैं तो आता है 3। अब 1.7 डिवाइड बाई 3 मेरे पास आंसर आ गया फ्रैक्शन में। अब ऐसा आंसर आपने पेपर में नहीं छोड़ना, क्योंकि ये वल्गर डेसिमल फ्रैक्शन है, क्योंकि फ्रैक्शन के अंदर डेसिमल है। आपने पहले इसको रिमूव करना है। तो इंटेंशनली ऊपर नीचे मैंने 10 मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये मेरे पास आंसर आ गया बेटा 17/30, जो कि कटता नहीं है, और ये आंसर मेरा एग्जैक्ट आंसर हो गया। मैं 17/30 जो है ना उसको लिख दूंगा। अगर ये तो नॉन कैलकुलेटर क्वेश्चन है, तो मैं यहाँ पे अगर 17/30 लिखता हूँ, लेट सपोज अगर कैलकुलेटर पे, तो 17/30, तो ये मेरे पास आ रहा है 0.56। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया 0.5667। ठीक है, ये मेरे पास ये आंसर आ रहा है। लेट सपोज अभी मिनाइल ने एक क्वेश्चन पूछा कि अगर हम यहाँ पे ट्राइंगल टेक्निक अप्लाई करें तो वो हम कैसे करेंगे। आप अपनी मर्जी का कोई भी ट्राइंगल बना लो बच्चा। मैं यहाँ पे इधर थोड़ा सा जूम इन करता हूँ ताकि आपको आइडिया क्लियर हो जाए। मनाइल, आई होप आपको मेरी आवाज़ क्लियर है। सर जी मेरा बेटा सुन रहा हूँ। सर ये जो x2 और y2 है ये आपने खुद से बनाई या नहीं, ये बेटा मतलब ये आपने ग्रेडियंट निकालने के लिए कोई भी 2 पॉइंट अपनी मर्जी के लेने होते हैं, ठीक है, लाइन के ऊपर। तो मैंने ये 2 पॉइंट लिए और इनके कोऑर्डिनेट्स देख लिए नीचे। देखो ना, यहाँ पे x एक्सेस 5 है ना, और ये y एक्सेस 4 है ना, तो इसीलिए 5 4 लिखा है। जी सर वो तो सही है, लेकिन ये जो पॉइंट आपने लिया है ना, तो अगर मैं एक दूसरा पॉइंट लूँ और मेरा आंसर तो अगर दूसरा जाए तो फिर तो नहीं चेंज आएगा आंसर आंसर। आपको दूसरा, सेम सेम आएंगे आंसर। अगर मेरा जीरो पॉइंट अच्छा फाइव सिक्स आया तो आपका 0.52 आ जाएगा, बस ये हो जाएगा। ठीक है सर। ठीक है बेटा, टेंजेंट इसलिए मार्क किया है कि वो मैं आपको तरीका सिखाता हूँ कि अगर कुछ आगे पीछे हो तो आपकी टेंजेंट जो है ना, वो एग्जामिनर को आइडिया हो गया यार बच्चे ने टेंजेंट लगाई हुई है तो इस जगह पे। सर हम ना लिखेंगे टेंशन, तो सर कट जाएंगे बेटा हमारे। ये देखो मेरी बात सुनो, फिर मेरा क्या फायदा हुआ, मैं ये क्यों लिखवाता हूँ ये चीजें फॉर द सर सेम। मतलब बेदहानी में ना, मतलब अगर बंदा क्वेश्चन कर ले भूल जाए। देखो ये तो मैं आपको पेपर के लिए रेडी कर रहा हूँ ना, कि अगर पेपर में सही। अगर ये चीज आपसे लेट सपोज आपने लगाई है, तो पेपर में तो ये टेंजेंट, एक पूरे पेपर में एक टेंजेंट लगानी होती है। जी। तो बंदा एहतियात के लिए लिख देता है ना वहाँ पे कि यार ये टेंजेंट लगाई हुई है मैंने, ठीक है। जी। तो बच्चे को और अच्छा हो जाए। सर हम ट्राइंगल मेथड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं ट्राइंगल मेथड आफ्टर ड्राइंग टेंजेंट। अब मैं यहाँ पे ट्राइंगल मेथड करता हूँ, जरा सब गौर करें। हमारा एक्यूरेट कैलकुलेशन पे 0.56 आया था, ठीक है, एक्यूरेट कैलकुलेशन पे। अगर हम यहाँ पे ट्राइंगल बनाते हैं, अब कोई बच्चा कोई भी ट्राइंगल बनाने बनाए, सो बिस्मिल्लाह, कोई मसला नहीं। लेट सपोज मैंने ट्राइंगल बनाया है जितनी मेरी टेंजेंट है, नजर आ रहा है खुशी, जी सर। मैंने उतना ही सर ट्राइंगल दोनों के बनाया। आंसर्स चेंज आएंगे ना, जो आपने नहीं, आंसर तो सेम होंगे। आंसर ग्रेडियंट तो फार्मूला पे राइज बाय रन से। आंसर का तो सेम राइट, आंसर आपके सेम सेम आएंगे, देखना। जी ट्राइंगल नजर आ रहा है बेटा सबको बना हुआ, सबको नजर आ रहा है बेटा। जी मनाहिल, ये राइज है बेटा, इसको राइज बोलते हैं मैथ्स में, ठीक है। ये कैलकुलेट करता हूँ यहाँ से। बेटा यहाँ पे 5 बॉक्सेस के बाद 1 है, तो ये 1.2 है। तो 1.2 को 6 में से माइनस करो, तो 6 माइनस 1.2, तो ये 4.8 आता है। तो मतलब मेरा राइज जो है वो 4.8 है। मनाइल क्लियर, मनाइल क्लियर, ओके। अब रन देख लें बेटा, रन, रन कितना है बेटा, रन ये है, ये रन बोलते हैं। और बेटा नजर आ रहा है नीचे यार, देख लो जरा, ये 8 है, तो ये 8.2, 8.4, 8.6 है, क्योंकि यहाँ पे 9 है। तो मेरा जो
रन हुआ वो 8.6 हो गया। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एस्टिमेशन में लिखता हूँ ग्रेडियंट, क्योंकि लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है, इसका आंसर पॉजिटिव आएगा। तो राइज डिवाइड बाय रन होता है, तो ये हो गया बेटा 4.8 डिवाइड बाई 8.6। दोनों डेसिमल हैं तो 10 पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आसफान ये हो जाएगा 48 डिवाइड बाई 86। एग्री? इनको आसफान हाफ करते जाओ। तो 48 का हाफ होता है 24 और 86 का हाफ होता है 43। एग्री? अब 43 क्योंकि प्राइम नंबर है तो खुशी जरा 24/43 कैलकुलेटर में एक बच्चा डाल के बताया, मुझे बताया कि ये आंसर एस्टिमेटेड आंसर क्या आ रहा है। 24 डिवाइड बाय 43 0.5581 0.5581। मिनाइल क्लियर हुआ आपका? आपको क्लियर हुआ? मैंने कैलकुलेट किया तो 0.5667 आया था, ये एक्यूरेट आंसर था, और एस्टिमेटेड क्या है 0.5581। आपकी मर्जी, दोनों में से कोई भी कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करो, लेकिन वहां पे एग्जामिनर ने खुद लिखा है कि एस्टिमेट द ग्रेडियंट, तो ये फॉर्मूले के झंझट में पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। जो टेंजेंट लगाइए उसी के गिर्द ट्राइंगल ड्रॉ करो, राइज और रन देख लो। और राइज और रन देखने के लिए आसमान ये हवा में नहीं देखना कि ये लेंथ कितनी है, वो यहां से पता चलेगा। ये लेंथ कितनी है वो एक्स एक्सिस से पता चलेगा। जी क्लियर हो गया बेटा सबको? अयान, हानिया, हमना, आलीन, अरसलान, यस सर। बेटा सबको कह रहा हूँ बहुत प्रॉपर तरीके से सुने, क्योंकि अभी आखिरी आखिरी क्लासेस में लास्ट मंथ शुरू हो गया है, ठीक है? इसके बाद आपका मेरा फेयरवेल है। तो बस फिर कोशिश करें कि अच्छे तरीके से अपनी क्यूरीज को सॉल्व करें, क्योंकि अभी इट्स द डू एंड डाई पोजीशन नाउ। ऑलराइट, ओके, एक क्वेश्चन पूछता, देखता हूँ आप लोगों की फिजिक्स कैसी है। राइट डाउन द ग्रेडियंट, व्हाट द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व रिप्रेजेंट इन टर्म्स ऑफ द कार्स मोशन फॉर द फर्स्ट 10 सेकेंड्स ऑफ द जर्नी। सर ये मुझे बताएं कि फर्स्ट 10 सेकेंड, राइट डाउन व्हाट द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व रिप्रेजेंट्स इन टर्म्स ऑफ द कार मोशन फॉर द फर्स्ट 10 ऑफ सेकेंड्स ऑफ द जर्नी। ये मुझे बताइएगा कि फर्स्ट 10 सेकेंड्स ये हैं, ये ग्रेडियंट ऑफ द कर्व आपको क्या, ये ग्रेडियंट ऑफ द कर्व आपको क्या सजेस्ट करता है? कोई बच्चा भी बता दे यार, ये बताओ मुझे कि ग्रेडियंट ऑफ द कर्व आपको क्या सजेस्ट कर रहा है। Anyone write down what the gradient of the curve represents in terms of the car's motion for the first 10 seconds of the journey. जाहिर सी बात है, वेरी गुड रानिया, योर आंसर इज राइट। अली, योर आंसर इज राइट। अलीन, आपने ये क्या लिखा है? एक्सेलरेशन इज डिक्रीजिंग एज द स्पीड इज इंक्रीजिंग। ये क्या हो गया बेटा, ये तो कौन सी बात होगी? थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ये गलत है तुम्हारा। इट शोज इंक्रीज इन एक्सेलरेशन, ठीक है? यस, इट शोज इंक्रीज इन एक्सेलरेशन। इट शोज इंक्रीज इन एक्सेलरेशन। आपकी एक्सेलरेशन जो है वो इंक्रीज हो रही है, आप रेस दे रहे हैं, स्पीड आपकी सर बढ़ रही है। जी लेकिन एक्सेलरेशन तो हमेशा मतलब इंक्रीज होगी, तो ये इंक्रीज इन एक्सेलरेशन का क्या मतलब? देखो, मेरी पहली बात तो ये है कि मैं यहाँ पे, ये मैथ्स का कॉन्सेप्ट है, ये कोई फिजिक्स नहीं है, ठीक है? कि हम एक्सेलरेशन का वर्ड लिख दें पहली बात, ठीक है? आप इसके सेंटेंस को इधर ऊपर नीचे भी कर सकते हो। बेटा जाहिर बेटा मिनाइल, डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन कैसे हो सकता है? पहली बात तो ये मुझे ये बताओ। फ्रॉम 0 to 10 सेकेंड्स की बात करो, 10 से 0 पे तो ना हो ना। Write down what the gradient of the curve represent in terms of the car's motion for the first 10 seconds of the journey. First 10 seconds में देखो स्पीड आपकी इंक्रीज कर रही है। समझ आ रही है आपको कि नहीं? ओके, चलें आगे चलते हैं भाई। ओके, अब आ गया बेटा कन्वर्जन ग्राफ। कन्वर्जन ग्राफ क्या होगा? कन्वर्जन ग्राफ इसी तरीके का एक क्वेश्चन आपको पेपर में दिया जाएगा, एन एग्जामिनर विल बी आस्किंग यू टू कन्वर्ट वन करेंसी टू अनदर करेंसी। ये कर रहा क्या है, कहता है शोन बिलो इज अ कन्वर्जन टू चेंज बिटवीन अ केजीज एंड पाउंड्स, ठीक है? कि 1 kg और 1 पाउंड के अंदर इसको चेंज करना है। तो अब आपको एक्स एक्सेस पे मेरा बेटा नजर आ रहा है कि केजी का यूनिट है और यहाँ पे पाउंड्स है। अब देखो यार, जाहिर सी बात है ना, पाकिस्तान में ना केजी के अंदर मास को मेजर किया जाता है, ठीक है? लेकिन फॉरेन कंट्रीज में जो मास है उसका यूनिट जो है वो पाउंड्स कंसिडर किया जाता है, ठीक है? जिसको LB से डिनोट किया जाता है। कहता है यूजिंग द ग्राफ कन्वर्ट 5 kgs टू पाउंड्स। तो 5 kgs को पाउंड को कन्वर्ट करें, तो इसका क्या मतलब है कि आपने बस सिर्फ हिट करना है ग्राफ को। तो ये 5 kg है, 5 kg को मैंने हिट किया और ये मैं यहाँ पे आ गया।
ठीक है। तो यहाँ पे बेटा वैल्यू आ रही है 10 और 12 के दरमियान में 11, 10 और 12 के दरमियान में क्या वैल्यू आ रही है 11, तो दैट इज 11 पाउंड। इसका मतलब है कि 5 केजी जो है वो आपका 11 पाउंड के बराबर है। 5 kgs इट इज इक्वल टू 11 पाउंड्स। तो हम यहाँ पे ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि अगर 11 पाउंड्स को हम लोग 5 पे डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आता है 1.2। अयान बेटा प्लीज टर्न ऑफ योर माइक। अयान टर्न ऑफ योर माइक प्लीज। ओके, यहाँ पे एक चीज अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि 11 पाउंड्स को अगर मैं 5 पे डिवाइड करूँ तो हमारे पास आता है 1.2। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास हमारा जो 1 kg है वो 1.2 पाउंड्स के बराबर है। ठीक है, सो ये चीज़ जो है ना अंडरस्टैंड करें। यूज द ग्राफ कन्वर्ट 8 पाउंड्स टू kg। अब 8 पाउंड्स को kg में कन्वर्ट करना है तो अब रिवर्स जाएंगे। बस सिंपल करना क्या है कि 8 पाउंड्स को ग्राफ के साथ हिट करें और नीचे आके अपनी वैल्यू उठा लें यहाँ से। अब ऐसा ग्राफ अगर पेपर में हो जहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू आपके पास नहीं आ रही तो वहाँ पे क्या करते हैं, वहाँ पे ये नहीं करते कि यहाँ पे निकालने बैठ जाते हैं, एस्टिमेट लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लेंगे एस्टिमेट। तो ये आ रहा है 3.5, तो मैं कहता हूँ कि यार ये है 3.75। मैं यहाँ पे अंदाजन के तौर पे लिख देता हूँ कि यार दिस इज 3.75 kgs। अंडरस्टूड बेटा, समझ आया सबको, समझ आया? अच्छा, अब पियानो वेट्स 150 kgs, चेंज 150 kilograms टू पाउंड्स। अब मेरा बेटा यहाँ पे तो लिखा ही नहीं हुआ कोई 150 kgs का तो स्केल ही नहीं है, तो हम यहाँ से स्केल उठाएंगे और हम स्केल उठा लेंगे अपना 1K, 1 वाला या 10 वाला, 10 वाला उठा लो। चलो जो आपको इजी लगे, जो आपको इजी लगे। आई गेस ये 5 और 11 वाला बहुत इजी था। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन 5 kg इट वॉज इक्वल टू 11 पाउंड्स। दिस वॉज द आंसर फॉर पार्ट 1। मैंने पार्ट 1 से उठा लिया, आप कोई भी उठा लो, आप 2 kg को देख लो, 5 kg को देख लो, 10 kg को देख लो, लेकिन ये फुल राउंड नंबर से इसीलिए उठाया है। चेंज 150 kg टू पाउंड्स, तो 150 kg को आपने पाउंड्स पे कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे x आ जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 150 टाइम्स 11। तो x इज इक्वल टू 150 टाइम्स 11 डिवाइडेड बाई 5। सो 150 को 5 पे कटिंग कर सकते हैं, 5 1 ज़र 5, 5 टाइम्स 30, तो 30 इंटू 11, तो 30 इंटू 11 इज 330 पाउंड। इसका मतलब क्या है कि 150 kg जो है वो 330 पाउंड्स के बराबर है। जी, एनी प्रॉब्लम? जी, एनी प्रॉब्लम? 3.7 लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं बेटा, क्यों नहीं लिख सकते? ऐसे क्वेश्चन में रेंज होती है क्वेश्चन में, ठीक है रानिया, ऐसे क्वेश्चन में रेंज होती है। चलें जी आगे चलते हैं। ये दरम और करेंसी वाला मैं ये छोड़ देता हूँ, ये आप लोग खुद कर लीजिएगा, ठीक है, आसान है ये, इतना मुश्किल नहीं है। कन्वर्जन ऑफ करेंसीज में छोड़ देता हूँ। अच्छा, ये यहाँ पे मैंने नॉन कैलकुलेटर बुकलेट जो है वो ओपन की हुई है। लेट्स ट्राई द पास्ट पेपर क्वेश्चंस नाउ। द डायग्राम शोज द स्पीड टाइम ग्राफ फॉर अ कार ऑफ अ कार जर्नी। अब जरा यहाँ पे देखिए, जरा अंडरस्टैंड जरूर कीजिएगा, ये स्पीड टाइम ग्राफ है ये। अब एक चीज़ ज़रा मुझे अंडरस्टैंड ज़रा करवाएं प्लीज़। फॉर एग्जांपल एनीवन, कोई बच्चा अगर माइक ऑन कर सके तो। अयान कैन यू प्लीज टर्न ऑन योर माइक? आलीन, जी आलीन सर। बेटा, दिस इज स्पीड टाइम ग्राफ, एग्री? जी। स्पीड टाइम ग्राफ कैन बी यूज टू फाइंड टू थिंग्स, डिस्टेंस एंड एक्सेलरेशन, एग्री और नॉट? हाँ जी। दो चीज़ें हैं। एग्जामिनर कहता है कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार इन 150 सेकंड्स, एग्री? जी। इट मीन्स दैट एरिया अंडर द ग्राफ, डू यू एग्री विद मी और नॉट? जी सर। I can see that there are two areas under this graph. I can make this one trapezium, agree? जी। And I can make this one quadrilateral, agree? जी सर। I don't know which quadrilateral is this. I will find it later onwards, agree? Ramin, this is my area 1 and this is my area number 2. Any problem, Ramin? No, sir. Okay, can I say that A1 is trapezium? जी sir. तो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स पेपर में सिर्फ और सिर्फ गलती क्या करते हैं रामीन, कि जब भी वो इसका एरिया निकाल रहे होते हैं तो वो शेप आउट नहीं करते, एग्री? जी तो वैल्यूज लिखने में गलती हो जाती है। सो दिस वॉल इज फ्रॉम 0 to 20 इट्स 20, फ्रॉम 0 to 100 it is 100, and from 100 from 0 to 14 this is 14. So Ramin, area of the trapezium is 1/2 into L1 plus L2 into height. Do you agree with me or not? जी sir. 1/2 L1 plus L2, L1 is 14 and that is 20 and the height is 100, agree? जी sir.
So A1 is equals to 14 plus 20 is 34 multiply with 100 divided by 2. I can cancel 34 and 2. So half of 34 is 17 multiply with 100. So A1 is 1700 meters. Agree or not? Any problem? No, sir. So let's find out A2. So A2 is what? A2 क्या है जरा इसको और करें बेटा. यहाँ पे है 50 और ये है 14. ऐसी शेप को मैथ्स में रेक्टेंगल बोलते हैं. So that is area of rectangle which is length into width. So length is 50 and the width of the rectangle is 14. 15 to 14 is 700. So they are asking calculate the total distance traveled. So area under the graph. So A1, A plus A2. So distance is A1 plus A2, which is 1700 plus 700. So the final answer is 2400, I guess. So that is for 2 marks. जी क्लियर हुआ बेटा सबको. ये पास पेपर क्वेश्चन था, जून 2023 के पेपर में आया था, नॉन कैलकुलेटर पेपर में. जी क्लियर हुआ बेटा सबको. गुड जॉब. आगे चलते हैं जी. क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ देखें. ये मैं वर्कशीट पूरी भिजवा दूंगा. 30 क्वेश्चन है, बीच में अटेम्प्ट कर लेना. The diagram show the speed time graph of a Sam journey from home to work. I guess ये तो हमने कर लिया. We are done with this. हमने ये कर लिया है अभी recently. All right. जी. The diagram shows the speed time graph for the start of a cyclist journey. Find the acceleration during the first 20 seconds. तो बेटा मैंने कहा है ना कि स्पीड टाइम दो चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है, या तो एक्सेलरेशन ढूंढने के लिए या डिस्टेंस के लिए. हमें एक्सेलरेशन मांग रहा है, 20 सेकंड्स के लिए मांग रहा है, तो असफहान 20 सेकंड्स तक के लिए एक्सेलरेशन ये होगी कि नहीं. तो राइज बाय रन देखेंगे कि नहीं बेटा. तो acceleration would be equals to rise divided by run. So rise is 15 and the run is 20. तो 15 by 20 क्या होता है बेटा? 3/4 होता है. तो आप आंसर लाइन पे 3/4 लिखो या 0.75 लिखो, बाद एक ही है, नंबर एक नंबर मिल जाएगा आपको. ठीक है, क्लियर है. हादी करेंसी वाला करा देंगे जी एक और भी. अच्छा जी, अब बारी आती है. अली जरा माइक ऑन करो अपना बेटा. डिस्क्राइब द मोशन ऑफ द साइकिलिस्ट बिटवीन t equals 20 and t is equal to 30. बेटा अली ये बताओ कि यहाँ पे ये इसकी मोशन कौन सी मोशन है? सर कांस्टेंट. वेरी गुड, कांस्टेंट स्पीड. ठीक है, वो कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है. फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द 50 सेकंड्स. कैसे निकालते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड? टोटल स्पीड मल्टीप्लाई बाय टोटल टाइम. बेटा टोटल स्पीड मल्टीप्लाई बाय टोटल टाइम आप निकालते हैं, लेकिन एक चीज़ अंडरस्टैंड ज़रूर करें कि आपको एरिया अंडर द ग्राफ चाहिए. 3 मार्क्स हैं इसके. अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? सही है सही है सही. आपको एरिया अंडर द ग्राफ चाहिए. ठीक है, तो अब इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक ट्राइंगल ऑलरेडी बनाया हुआ है, एक ट्राइंगल में एक ये रेक्टेंगल बना देता हूँ यहाँ पे. रामीन आप ट्रपीजियम बना के भी कर सकते हो. अच्छा, वैसे 2 ट्रपीजियम भी बन सकते हैं यहाँ पे. एग्री? जी सर. जी. अब क्योंकि यहाँ पे बना हुआ है तो इसीलिए मैंने वही ले लिया. ठीक है, जी. आप ये भी कर सकते हो. देखो यहाँ पे मैंने 3 चीज़ें बना ली हैं. इन तीनों के एरियाज निकाल लो भाई, कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है. ये A1 हो गया, ये A2 हो गया और ये A3 हो गया. A1 क्योंकि ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल कैसे कहते हैं बेटा? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, एंड द बेस इज 20 एंड द हाइट इज 15. सो दिस इज 150. ये 150 आ रहा है. A2 इज रेक्टेंगल, तो बेटा रेक्टेंगल क्या है? ये 20 to 30 10 है, और ये आपके पास 15 है, तो 10 इंटू 15. सो 10 इंटू 15 दैट इज ऑल्सो 150. A2 भी आ गया. A3 जो है अब आपके पास ट्रपीजियम है. A3 ट्रपीजियम है. सो आयान ट्रपीजियम को फार्मूला मैं बार बार लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि ये फार्मूला आप लोग भूल सकते हैं, तो ये फार्मूला भूलना नहीं है. ठीक है, सो आपके पास बेटा यहाँ पे L1 है, L1 इज़ 5 और L2 जो है ये 15 है, और ये आपकी हाइट होगी ट्रपीजियम की. तो यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट करें, वैल्यूज़ को कोई भी वर्किंग को इग्नोर ना करें क्योंकि ये वर्किंग्स ही आपको फुल क्रेडिट दिलवाती हैं. 15 और हाइट जो है वो है 20. 5 + 15 is 20. 20 to 20 is 400 and 400 divided by 2 is 200. So total कितना हो गया बेटा? 150 + 150 + 200. ये टोटल कितना होता है बेटा? 500 आता है मेरे ख्याल से. 500 मीटर इज द टोटल डिस्टेंस. जी क्लियर हुआ बेटा सबको? यस और नो? यस सर. वालेकुम सलाम साइम. कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश करें कि फिर रिकॉर्डिंग देखिए इसको कवर अप कर लीजिएगा. ठीक है जी, क्लियर हुआ बेटा सबको?
यस सर। और हेलो सर, आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है मेरी जान। ठीक है। सलाम सर और ईद मुबारक। वालेकुम सलाम, आपको भी बेटा, थैंक यू। अच्छा जी, क्वेश्चन पढ़ें जी। कौन पढ़ेगा क्वेश्चन? बच्चे एक बच्चा माइक ऑन करें एंड क्वेश्चन पढ़ लें जी। कोई एक बच्चा भी ऑन करे। कैलकुलेट लारा's एवरेज स्पीड इन किलोमीटर्स। पहले जरा बेटा एक मिनट क्वेश्चन तो सर। पढ़े ना। Lara goes for a cycle ride. The distance time graph shows her journey. Calculate Lara's average speed in kilometers per hour for the whole ओके journey. ओके, अब यहाँ पे एक चीज अंडरस्टैंड करिएगा बेटा, आपको कह रहा हूँ अरसलान। Yes बेटा sir. देखिए, ये लाइन जो है, अगर इस ग्राफ को गौर करें तो ये लाइन यहाँ तक आई है, फिर उसके बाद और स्टीप हो गया है, एग्री? Yes. फिर इस तरह आ गया, इसका मतलब है कि सारे रास्ते इसकी स्पीड अप एंड डाउन होती रही है, एग्री? जी। ओके, अब याद रखें, वो कहते हैं कैलकुलेट लाराज एवरेज स्पीड, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, और आपके पास स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। जरा बताइएगा बेटा, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया उसने? 24 kilometers. वेरी गुड। बाकी सबको समझ आया कि 24 कहाँ से पिक किया रामीन ने? ग्राफ से। ग्राफ से पिक किया है। ग्राफ में ये आखिरी लेंथ है, ये टोटल डिस्टेंस है, तो 25 के नीचे 24 आता है, तो ये हो गया बेटा 24 किलोमीटर्स। ओके बेटा, टोटल टाइम कितना है? टाइम कितना लगा है उसको जरा गौर करके बताइएगा, और टाइम एक्स एक्सिस पे मौजूद है। 2 घंटे। 1 hour 30 minutes. 1 hour 30 मिनट्स है, 10 to 11 इज 1 hour, और ये 30 मिनट्स हो गए। ठीक है अरसलान बेटा, गौर करना, ऐसे ही दबा के 2 घंटे नहीं बोल देना, देखो तो सही नीचे जरा यहाँ पे। 10 to 11:30 is 1 hour and 30 minutes. ओके, 1 hour और 30 मिनट्स को इन टर्म्स ऑफ आवर्स हम कैसे लिखते हैं? इट्स 1.5 आवर्स, इट इज 1.5 आवर्स। लालूना, आई होप यू कैन हियर मी, यस और नो? Yes, sir. Laluna, you can see one thing, that the examiner is asking me the answer in kilometer per hour. That is the reason I shifted 1 hour 30 minutes into 1.5 hours. Agree or not? Yes, sir. Units are perfectly fine. If you are done with the question till that point, you will get 2 marks from the examiner. Examiner will deduct 1 mark for writing the answer in vulgar decimal fraction. Okay. So what you have to do, you have to write 24 divided by 1.5. So I'm intentionally multiplying with 10 so that the fraction decimal goes off. So it would be 240 by 15. Do you copy? Agree? Yes sir. Can I cancel both of them in table number 5? Yeah. Obviously I can cancel, क्योंकि टेबल 5 के ऊपर हम इसकी कैंसिलिंग कर सकते हैं ऑटोमेटिकली। तो हम लोग इसको टेबल 5 के ऊपर अगर कटिंग करते हैं तो हमें पता है कि 5 4s are 20, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 4, यहाँ पे 4 आ गया 40 के साथ, एंड 5 8s are 40 आता है, तो 48 आ जाएगा। 5 times 3, अब 48 डिवाइड बाई 3 बेटा क्या आता है? 48 डिवाइड बाई 3 इज 16 किलोमीटर्स पर आवर। दैट इज व्हाट द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन लुक्स लाइक। एनी प्रॉब्लम? No नहीं sir. सर। एनी प्रॉब्लम निखिल, उमर? No, sir, clear. गुड जॉब। अच्छा जी, चले जी, रामीन बेटा जरा माइक ऑन कीजिएगा। कर लिया sir. जी रामीन, पढ़ें क्वेश्चन क्या लिखा हुआ? A car travels at a constant speed of 10 meters per second for 80 seconds. It then decelerates at a constant rate of 0.5 meter per second square until it stops. On the grid, draw the speed time graph for this journey. Okay, this question has 2 lines. A car travel at a constant speed of 10 meter per second for 80 seconds. इसका मतलब है कि कांस्टेंट स्पीड जो होती है उसका लाइन स्ट्रेट लगता है, तो 10 मीटर पर सेकेंड स्टिल 80, तो यहाँ तक हमें 80 की लाइन लगानी पड़ेगी जी। ये पॉइंट सबको क्लियर हो गया जी? Yes sir. ओके, अब यहाँ पे बारी आती है, इट देन डीसेलरेट्स एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 0.5 until it stops. अब जाहिर सी बात है अरसलान, यहाँ से लाइन लगेगी, लेकिन ये लाइन कहाँ पे हिट करनी है? इधर हिट करनी है, इधर हिट करनी है, हमें ये नहीं पता। एग्री अरसलान? यहाँ से लाइन हिट करनी है, लेकिन ये लाइन यहाँ तक लेके जाऊँ, यहाँ तक लेके जाऊँ, यहाँ तक लेके जाऊँ, कहाँ लेके जाऊँ नहीं पता लग रहा। एग्री? Yes sir. अब ये हमें फाइंड आउट करना है। पहले क्या करना है? Find out करना।
ओके, सो अब हमारे पास यहाँ पे बेटा एक्सेलरेशन के लिए ऑब्वियसली उन्होंने एक्सेलरेशन दी है 0.5। एग्री। हमें राइज का भी पता है कि राइज इज 10 यूनिट्स, राइज इज 10 यूनिट्स। हमें रन का नहीं पता, हमें रन ढूंढना है कि रन है कितना, ठीक है। ओके, सो ये हो जाएगा बेटा 10, एक मिनट, क्या हो गया। ओके, ये हो जाएगा बेटा 10, एक मिनट, ये मैंने गलत लिखा है। तो ये हो जाएगा बेटा रन इज इक्वल्स टू 10 डिवाइडेड बाई 0.5। बेटा 10 को 0.5 पे अगर डिवाइड करते हैं तो मल्टीप्लाई बाय 10 करते हैं ताकि ये ख़त्म हो जाए, तो ये हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 5। तो 100 डिवाइड बाय 5 कितना आता है बेटा, 20 मिनट्स आता है कि नहीं। ये मिल गया रन हमें। तो अरसलान 20 मिनट्स के बाद बेटा हमें इस गाड़ी को स्टॉप करना है। सो रामीन, तो 20 मिनट्स के बाद इसका मतलब है कि 80 to 100 हमें ये लाइन लगानी पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने कहा इट देन डीसेलरेट्स एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अंटिल इट स्टॉप्स। गॉट इट। जी सर। और यहाँ से यहाँ तक मुझे यहाँ पे पता चला कि ये 20 है। गॉट इट। जी सर। अंडरस्टूड एवरीबॉडी और नॉट। जी सर। Yes, sir. चलें जी, क्वेश्चन पढ़ें जी। द डायग्राम्स इन द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ सफीरा जर्नी फ्रॉम होम टू शॉप एंड बैक अगेन। इसका मतलब है कि सफीरा जो अपने घर से निकली है 8:15 पे, ये शॉप पे गई है 8:30 वहाँ पे पहुंची है। 8:30 to 8:35 उसने शॉप में टाइम गुजारा। 8:35 उसने शॉप से निकल के वो वापस अपने घर आ गई है 8:50 तक। इसका मतलब है कि टोटल टाइम उसको कितना लगा है 8:15 से 8:50। तो इसका मतलब है 35 मिनट्स के अंदर वो शॉप गई भी है, वापस भी आई। शॉप में कितना टाइम गुजारा, शॉप में सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट गुजारे हैं, शॉपिंग किया और वापस आ गई घर। कहते हैं द डायग्राम इज द टोटल डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ सफीरा जर्नी फ्रॉम होम टू शॉप एंड बैक अगेन। शी लीव्स होम एट 8:15 एंड रिटर्न्स एट 8:50। हम ग्राफ देख के ही समझ चुके थे। और ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है और आंसर जो है मीटर में है, और यहाँ पे टाइम जो है वो नीचे आपके पास मिनट में लिखा हुआ है। चलें आगे चलते हैं। हाउ मेनी मिनट डज शी स्टे इन द शॉप। ओके, ग्राफ देखिए समझ पड़ गई थी दैट शी स्टेड फॉर ओनली 5 मिनट्स। तो उसने 5 मिनट ही अंदर गुजारे हैं, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं। 1 मार्क। अच्छा, मिनट ऑलरेडी उसने लिखा है तो बस 5 ही लिख दो तो आंसर, क्योंकि यूनिट उसने लिखा हुआ है, ओ लेवल्स में लिखा होता है। एट 8:30 her brother leaves home and goes to the shop. He walks at the same speed as Safira. ऑन द ग्रिड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ जर्नी टू द शॉप। अब जाहिर सी बात है कि वो भी शॉप पे जा रहा है उसका ब्रदर, लेकिन उसने 8:30 पे घर को लीव किया है। अब वो कह रहे हैं कि वो सेम स्पीड से गया है जिस तरीके से बहन गई है। तो हम 8:30 से हमें एक लाइन लगानी है, लेकिन हमें ऐसे लगानी है कि वो लाइन जो है वो लाइन बिल्कुल आपको ऐसी दिखे, बिल्कुल इसके पैरेलल हो सेम स्पीड के ऊपर। ओके, सो दैट्स द ब्रदर। ओके, बिल्कुल सेम लगी है, बिल्कुल ठीक लग गई। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो इसका राइज और रन देख लें। इसका राइज तो ठीक है और इसका रन देख लें। 1 2 3 4 5 6 यूनिट्स। असफान यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 यूनिट्स, और देखो यहाँ पे भी वो लाइन ऊपर गई हुई है। इसका मतलब है कि लाइनें बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल हैं। ऑलराइट, you can leave. Okay, at 8:30 her brother leaves home. Okay, on the grid, how far is he from the shop when he meets Safira? वो शॉप से कितना दूर है जब वो सफ़ीरा से उसकी मुलाकात हुई। तो वो शॉप से कितना दूर है ये बताया गया। अच्छा, शॉप से। तो he met Safira at this point and he is how much away from the shop? He is this much away, which is 400 meters. 400 meters जो है वो शॉप से दूर है। शॉप यहाँ पर है तो यहाँ पे 400 meters जो है वो डिस्टेंस बनता है। So that is what 400 is. Calculate the speed Safira walks to the shop and give your answers in kilometer per hour. अब किलोमीटर पर आवर में आंसर देना है, तो स्पीड निकालनी है। तो walks to the shop ये है, तो ये स्पीड होगी आपकी rise डिवाइड बाय रन। तो rise is 1200 meters and time is 30 minutes, यहाँ पे 15 minutes, sorry. So this is 1200 Ramin and this is 15 minutes. Okay, तो हम लोग यहाँ पे नीचे जाके लिख देंगे स्पीड इज इक्वल्स टू 1200 मीटर्स और टाइम इज़ 15 मिनट्स। आंसर वो मांग रहा है किलोमीटर पर आवर में, तो कन्वर्ट करते हैं। 1200 डिवाइडेड बाय 1000 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 15 मिनट्स को भी 60 पे डिवाइड कर देंगे ताकि हमारा आंसर जो है वो किलोमीटर पर आवर पे आ जाए। तो ये 2 जीरोस पहले ही काट दें, तो ये आ जाएगा बेटा स्पीड इज इक्वल्स टू, क्योंकि नॉन कैलकुलेटर है ना, तो 12/10 मल्टीप्लाई बाय 60/15।
तो अब यहाँ पे मैं 0 0 काट दूंगा ताकि आसानी हो जाए थोड़ी सी। 12 इंटू 6 डिवाइड बाई 15। बेटा 12 इंटू 6 करने से पहले 12 और 15 को जो है टेबल 3 में काट दो। तो 3 4s are 12 and 3 5s are 15। तो 4 times 6 divided by 5। 6 4s are 24। 24 divided by 5 and 24 divided by 5 is 1.2 kilometer per hour। Am I right everybody or not? जी Yes, सर। sir. तो ये मैं लगा के नोट्स लगा के आप लोगों को मैं भिजवाता हूँ। इस टॉपिक पे ज़रूर प्रैक्टिस करें। इसकी पूरी टॉपिकल बुकलेट मैं आप लोगों को पीडीएफ कर रहा हूँ, बिल्कुल एम्प्टी खाली भेजूंगा। आप लोग उसको अपने पास सेव करें और उसके ऊपर क्वेश्चंस करें और प्रैक्टिस करें। Okay, sir. जी अली, अच्छा करेंसी सर। आपका रह गया जी। हमना अच्छा अली देख ले बेटा, ये करेंसी का क्वेश्चन है। इमाराती दरम है और पाउंड लिखा हुआ है। कन्वर्ट 50 पाउंड इनटू दरम। तो 50 पाउंड्स को दरम में कन्वर्ट करना है। तो बस 50 पाउंड्स को ग्राफ के साथ हिट करो। देख रहे हो बेटा अली कि नहीं? अच्छा सही है सर, सही और है। यहाँ पे देख लो, तो मतलब कि 50 बस पाउंड समझ गया। 50 पाउंड जो है ना वो आपके पास यहाँ पे देखो, ग्राफ पे गौर से देखना है। अच्छा जी जी सर। ये हो गया आपका, यहाँ पे आ गया और यहाँ से मैं चला गया इधर, तो 250 के बराबर है। तो सही है 50 सर, बस पाउंड समझ जो है गया। वो 250 दरम के बराबर है। कन्वर्ट 175 दरम इंटू पाउंड। तो 175 को हिट करके नीचे ले आओ। तो 175 150 के दरमियान में होगा। एग्री? तो ये यहाँ पे लेकर आ जाओ। तो 30 और 40 के दरमियान में 35 पाउंड आता है। ठीक है जी, क्लियर हो गया बेटा? इन ग्राफ्स में रेशियोज एंड सिमिलैरिटी नहीं आता हानिया, सॉरी हम ना इस ग्राफ के अंदर रेशियो एंड सिमिलैरिटी के क्वेश्चंस नहीं होते, पहली बात तो ये। ठीक है, ये सिंपल ग्राफ्स होते हैं, इनके अंदर सिमिलैरिटी और रेशियोज का कॉन्सेप्ट इसमें नहीं टेस्ट होता। ठीक है, वो सिमिलैरिटी के टॉपिक के साथ आते हैं, उन्होंने ग्राफ बनाया होता है और एक शेप के साथ दूसरी शेप बनाया गया होता है। तो ये यूजुअली ये जो कॉन्सेप्ट आप पूछ रहे हैं ये अक्सर वेक्टर में होता है कि एक शेप नीचे होती है दूसरी ऊपर बड़ी होती है। वो कहते हैं कि जी बताओ इन दोनों के दरमियान में स्केल फैक्टर क्या है या रेशो क्या है। चलें जी, अपना बहुत ख्याल रखें, क्लास अपलोड हो जाएगी। टेक केयर, अपना बहुत ख्याल सर बासित, ये जो करेंसी ग्राफ वाला क्वेश्चन है ये अभी आया है ना? इससे पहले तो नहीं है? 5%